अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.3 है, नई बुक की क्लास 9 है। एक्सरसाइज 3.3 को हल करने से पहले मैं आपको चंद डेफिनेशंस करा देता हूं, ताकि जब हम एक्सरसाइज की तरफ पहुंचे तो वो एक्सरसाइज हमारे लिए इंतहाई आसान साबित हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। पहले पहले जो डेफिनेशन है, ऑर्डर्ड पेयर, कोई से दो नंबर, फॉर सपोज हमने कहा एक्स और वाई है, अगर उनको ब्रैकेट में लिख दिया जाए एक्स और वाई इस तरीके से, ये क्या कहलाता है? एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर में जो है उनका ऑर्डर अहम है। मुराद ये है कि एक्स और वाई में उनकी तरतीब बहुत ज्यादा अहम है। अगर तरतीब चेंज करेंगे तो फिर वो ऑर्डर्ड पेयर दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएगा। जैसे हमारे पास मैंने एक एग्जांपल दी है, इधर 3 और 2, पहला एलिमेंट क्या है ऑर्डर्ड पेयर का? एक्स कहलाता है, दूसरा वाई कहलाता है। अगर इनको ब्रैकेट के अंदर और दरमियान में कॉमा लगा दे तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा एलिमेंट 2 है। मीन एक्स की कीमत 3 है, वाई की कीमत 2 है। और दूसरे में अगर देखें 2 एंड 3 है, उसमें पहला एलिमेंट 2 है, मीन एक्स 2 के इक्वल है, वाई 3 के इक्वल है। तो फिर इसमें तरतीब जो है वो देखें, ऑर्डर खास अहमियत रखता है, इसलिए ये दोनों अहम इक्वल नहीं है, क्योंकि इधर एक्स की वैल्यू 3 है, इधर एक्स की वैल्यू 2 है, इधर वाई की वैल्यू 2 है, इधर वाई की वैल्यू 3 है। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो है ऑर्डर, तरतीब जो होती है वो खासी अहमियत रखती है। उम्मीद करता हूं ऑर्डर्ड पेयर आपको क्लियर होगा। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीसी हासिल ज़र्ब। हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो ऐसे नॉन एम्प्टी सेट्स जो कि खाली ना हों, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी हैं, उसको हम जाहिर किस तरीके से करते हैं? ए क्रॉस बी। इसको ए मल्टीप्लाई बी नहीं पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी कंसिस्ट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर पर मुश्तमिल होता है एक्स और वाई की सूरत में, जिसमें पहले एलिमेंट का ताल्लुक ए से, दूसरे एलिमेंट का ताल्लुक उस ऑर्डर्ड पेयर का बी से है। मैं आपको इधर इसकी एक एग्जांपल देता हूं। छोटी वैल्यू लेकर ए हमारे पास है 1 2, बी हमारे पास क्या है 3 4। ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू, अब ए पहले है तो ए के एलिमेंट पहले 3 4, ये हमारे पास क्या आ गया? ए क्रॉस बी। इस तरीके से अब हम इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं। वो कैसे? इनमें हर एक दूसरे के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। 1 3 लिखा जाएगा पेयर की सूरत में, 1 3 1 4। इसी तरीके से फिर हमारे पास 2 3 और 2 4। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम हो गया। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आप देखें, इसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसका ताल्लुक ए से है। उसने कहा था एक्स का ताल्लुक ए से होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर हम ए क्रॉस बी मालूम कर रहे हैं, हमने मालूम किया ए क्रॉस बी, पहला एलिमेंट अभी डिस्कस किया था, पहला एलिमेंट एक्स कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर का, दूसरा वाई। इसमें पहला एलिमेंट ए से ताल्लुक रखता है, इसका पहला एलिमेंट भी ए से, इसका पहला एलिमेंट भी ए से ताल्लुक रखता है, और इसका पहला एलिमेंट भी ए से। इसी तरीके से हमारे पास इस पेयर का दूसरा एलिमेंट बी से, इसका भी बी से, इसका भी बी से, इसका भी बी से। ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
A क्रॉस B। अब सवाल ये होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो सकती है। तो इन दोनों में जितने एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसके टोटल जो एलिमेंट हैं वो 2 2 जा 4। तो इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें एलिमेंट्स की तादाद 4 होगी। ये पूरा पेयर एक एलिमेंट तस्वर हो रहा है, ये पूरा पेयर एक एलिमेंट 1 2 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स की तादाद कैसे मालूम की जा सकती है, इन दोनों में जितने एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 2 जा 4। अगर इधर 2 इधर 3 होते 2 3 जा 6 हम लिख लेते। उसके बाद है हमारे पास बाइनरी रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी रिलेशन है। इसी A क्रॉस B के जितने सबसेट बनते हैं वो तमाम के तमाम इस बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। अब ये रकम ज्यादा है, इससे मैं मजीद मुख्तसर करता हूं, शार्ट करता हूं, ताकि इधर आपको सिर्फ उसका कंसेप्ट दे सकूं समझाने के लिए। हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल A है हमारे पास 1 2, B है हमारे पास 3, तो A क्रॉस B 1 2 ये 3। अब इसके A क्रॉस B में एलिमेंट क्या होता है, 1 3 एंड 2 3। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, इसमें 2 थे, इसमें 1 था, इधर बताया था, तो 2 1 जा 2। तो इसके जो A क्रॉस B में एलिमेंट की तादाद होगी वो इन दोनों में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद के हासिल दर्ब के बराबर है। तो इसमें टोटल कितना आ गया, 2 एलिमेंट है। अब इसी के सबसेट हमने लिखने हैं, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितने होते हैं, छोटी क्लासेस में सबसेट आप मालूम करना का पता होगा, वो किस तरीके से होता है। फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n से मुराद क्या है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं वो नंबर, इसमें टोटल एलिमेंट, फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 क्या आएगा, इज इक्वल टू 4। इसके सबसेट जो होंगे वो तमाम के तमाम हमारे पास कितने आएंगे, 4। जरा हम उसको लिखते हैं सबसेट में। पहले तो एक एम्प्टी सेट आता है, ये याद रख लें, फिर हम इन्हीं को अकेला अकेला करके ये आ गया, फिर हमारे पास 2 3 है, फिर हमारे पास ये सारे का सारा 1 3 2 3। अब हमारे पास बाइनरी वैसे किसको कहते हैं, दो चीजों के दरमियान ताल्लुक को। लेकिन अगर वही हमारे पास सेट आ जाए, उसके हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हों, पहले हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद उसके जितने सबसेट बनेंगे वो तमाम के तमाम उसके रिलेशंस बाइनरी रिलेशंस कहलाते हैं। अब ये 1 2 3 4 हो गए। अब ये उसके सबसेट, इनमें से अब हम जितने लिखना चाहें वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इस इनके A क्रॉस B के जो सबसेट है वो हमारे पास इसके रिलेशन बन सकते हैं। इस अकेले को भी ये इसका रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन, ये अकेला भी इसका बाइनरी रिलेशन है A क्रॉस B का, ये भी इसका बाइनरी रिलेशन है, ये भी इसका बाइनरी रिलेशन है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में वो शर्त लगा देता है कि बाइनरी रिलेशन इनमें से कौन से लिखें, वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है, वो हम सवालों में भी देखेंगे। उम्मीद काफी है आपको ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स है। फंक्शंस को देखने के लिए
हमारे पास ये जरूरी है, हमें बाइनरी रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास फंक्शन का है। अब फंक्शन जिसका दूसरा नाम मैपिंग भी है, पुरानी किताबों में इसकी जगह पे मैपिंग भी यूज होता था। अब फंक्शन क्या है? हर वो रिलेशन अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, उन बाइनरी रिलेशन में से हर वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा अगर, ये दो पॉइंट हैं, अगर उसकी जो डोमेन है उसका ताल्लुक पहले सेट से हो, मुराद ए से हो, और वो उसके इक्वल होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि जितने भी पेयर हमने लिए हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, के जितने भी पेयर हमने लिए हैं उनके पहले एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये दो शर्तें अगर वो तमाम रिलेशन पूरी कर रहे होंगे तो वो हमारे पास फंक्शन कहलाएंगे, और उनको हम इस तर्ज पे लिखते हैं, एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ते हैं। मैं आपको एक आम मिसाल से समझाता हूं। अगर हमारे पास एक सेट है, इस तरीके से हम कर रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये 1, ये 2, ये 3 है, ये 1, ये 2 लिख दिया मैंने। अब ए से बी है फंक्शन, तो 1 का 1 से ताल्लुक, 2 का भी 1 से ताल्लुक, 3 का 2 से ताल्लुक लिख दिया। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो हमारे पास ये क्या लिखा जाएगा, 1 1 2 1 हमारे पास, और 3 2। अब इसको हम जरा गौर से देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। डोमेन, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, डोमेन क्या होती है? किसी भी बाइनरी रिलेशन के तमाम पहले जो एलिमेंट हैं वो उसकी डोमेन कहलाते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 है, ये इसकी डोमेन है। इसकी रेंज क्या है, 1 एंड 2, रिपीट हो रहा है 1, वो हम नहीं लिखेंगे। अब इसको मैं अगर कहूं हमारे पास ये फंक्शन है या नहीं है, इसको जरा गौर से देख ले। या अगर इस जगह पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूं, यूं लिख देता हूं, ये यूं कर देता हूं, ये इस जगह पे मुराद पहला क्या है 1 1, फिर हमारे पास क्या है 1 2, इस जगह पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूं, 1 2, दूसरा क्या है 3 2। इसको अगर हम देखें, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है, क्या ये दोनों पहली शर्तें पूरी कर रहे? उसने कहा डोमेन जो फंक्शन की है वो ए के इक्वल होनी चाहिए। डोमेन इसकी क्या निकलती है, 1 3। इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन के पहले जो एलिमेंट है वो डोमेन कहलाते हैं। 1 1 3, ये आ रहा है 1 3 डोमेन। उसने कहा था डेफिनेशन में कि ये जो हमारे पास है डोमेन क्या होनी चाहिए, ए के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन डोमेन में 2 नहीं आ रहा, लिहाजा ये हमारे पास रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? पहली शर्त पूरी नहीं हो रही, जो डोमेन जो है वो क्या है, हमारे पास उस पहले सेट के बराबर नहीं है, ए के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से दूसरी भी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पहले ये ए ये बी, इसमें 1 2 3, इसमें हमारे पास क्या है 1 2। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ये 1 का इसके साथ ताल्लुक, 1 का इसी के साथ ताल्लुक,
2 का भी इसी के साथ ताल्लुक, 3 का भी इसी के साथ ताल्लुक लग देता हूं। इसको अगर हम लिखते हैं 1 1, अब हमारे पास क्या है 1 2 2 2 3 2, ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन बन गया। हर बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन क्या है, एक बाइनरी रिलेशन लाजमी है। अब इसको देखते हैं, ये जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है, क्या ये एक फंक्शन है? फंक्शन की पहली डेफिनेशन है कि डोमेन एफ उस फंक्शन की, फिलहाल हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते, इसलिए मैंने इसके साथ एफ नहीं लिखा। ये फिलहाल चेक करेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। इसमें देखें, इसकी डोमेन क्या है, हर सेट का पेयर का पहला रुकन 1, इधर भी 1 है, वो आ गया 2, दूसरे में 3। डोमेन जो है वो ए के इक्वल होनी चाहिए, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, पहली शर्त पूरी हो गई। अब हम दूसरी शर्त की तरफ चलते हैं। इसमें उसने कहा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, के जो पेयर दिए गए हैं उनका पहला एलिमेंट सेम नहीं आना चाहिए। अब इधर 1 है, इधर भी 1 आ गया है। अब इन दोनों पेयर का पहला एलिमेंट सेम आ गया है, मीन पहली शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, लिहाजा ये भी हमारे पास एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये जरा आप क्लियर करेंगे, समझ आ रही है बात? इसके साथ मैं छोटी सी एग्जांपल में एक और लिख देता हूं। ये ए है, ये बी है, 1 2 3, इधर 1 2, सेम मैं लिख रहा हूं हर जगह पे। 1, इसका इसके साथ ताल्लुक, इसका इसके साथ ताल्लुक, इसका भी इसके साथ ताल्लुक जाहिर कर देता हूं। इसको जब हम लिखते हैं, हमारे पास क्या बनता है, 1 1 2 2 3 2, ये हमारे पास रिलेशन है। अब हम इस रिलेशन में चेक करते हैं कि क्या ये दोनों कंडीशंस जो दी गई हैं, जो शराइत दी गई हैं, ये पूरी हो रही हैं इसमें या नहीं हो रही। इसमें हमारे पास पहली शर्त क्या है, डोमेन जो है वो ए से मुराद पहला सेट जो भी हो उससे उसके इक्वल होनी चाहिए। इसको जरा देख लेते हैं, डोमेन क्या है इसकी, 1 2 3। डोमेन में फिर रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके पहले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। 1 2 3 डोमेन, और उधर भी क्या है ए में 1 2 3। पहली शर्त ये पूरी हो गई कि डोमेन जो है इस रिलेशन की वो ए के इक्वल है। दूसरी शर्त जबानी होती है कि उस जो पेयर दिए गए हैं, बनाए गए हैं, उनका पहला एलिमेंट एक जैसा नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इधर हमारे पास 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, उसमें सेम नहीं आ रहे, मीन ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, तो फिर ये जो रिलेशन है इसको मैं एक फंक्शन का नाम दे सकता हूं। ये दो हमारे पास जस्ट रिलेशन तो थे लेकिन फंक्शन नहीं थे। इसको अगर हम देखें, ये रिलेशन भी है, रिलेशन के साथ साथ फंक्शन भी है। ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये इन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन में जो दो शराइत बयान की गई है उन पर पूरा पूरा उतर रहा है हमारे पास, इसलिए हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन है। टाइप्स इसकी 4 हैं। इसमें पहली जो टाइप है इनटू फंक्शन। पहली बात ये जहन में रख लें कि टाइप इनटू वो तब होगा अगर वो फंक्शन होगा, अगर वो फंक्शन नहीं है तो वो इनटू नहीं है, ना 1 1 है, कुछ भी नहीं है। इट मीन्स किसी भी जगह पे अगर हमें कोई रिलेशन दिया गया होगा, उसमें अगर वो हमसे पूछता है कि बताओ ये कौन सा फंक्शन है, तो इसमें हमने पहले ये देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर वो फंक्शन है तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें फंक्शन की इनटू फंक्शन में क्या है, अगर
इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट, पहले फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो उसमें हम डोमेन की बात करते थे। डोमेन क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। जब हम किसी फंक्शन को डिस्कस करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो हम डोमेन की बात करते हैं, लेकिन जब हम उसकी टाइप्स पर आते हैं तो फिर हम रेंज को देखते हैं। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जहन में रख लें, अगर वो फंक्शन होगा तो फिर आगे बात होगी। अब इज सच दैट रेंज ऑफ एफ, फंक्शन की जो रेंज है वो बी की सबसेट तो होनी चाहिए, लेकिन बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सबसेट तो हो लेकिन बी के इक्वल हमारे पास नहीं होनी चाहिए। जिसमें इसमें हमने लिखा है, ये हमारे पास आ गया है। इसमें क्या है? इसमें देखें क्या है, 1 4 2 5 3 6, 1 4 2 5 3 6। अब इसमें अगर देखें क्या है, डोमेन क्या है, 1 2 3, 1 2 3। डोमेन जो है वो पूरा ए है और डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही, मीन ये फंक्शन तो है। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी हम रेंज लिखते हैं। रेंज इसकी क्या आ रही है, 4 5, जस्ट 4 5। रेंज जो है ये इसकी सबसेट तो है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, बी के इक्वल। बी में 6 ऐसा एलिमेंट है जो इस रेंज में नहीं आ रहा। तो हमारे पास इस किस्म का जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास इनटू फंक्शन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। फिर वही बात कि फंक्शन होना तो पहले जरूरी, अगर वो फंक्शन नहीं है तो ना वो n2 कहलाएगा ना 1 1 कहलाएगा। इफ अ फंक्शन f a to b is such that second element of no two of its ordered pair is same, इसमें क्या है कि सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे इसका अगर मैं फंक्शन लिखता हूं, इसमें क्या लिखा जाएगा हमारे पास, 1a 2b। समझ आ रही? 1a 2b। अब ये फंक्शन है या नहीं है, पहले 1 और 2 इसके डोमेन है, डोमेन ए के इक्वल है और डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही। उसके बाद इसके जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी रिपीट नहीं हो रहे, सेम नहीं आ रहे, लिहाजा ये फंक्शन भी है, 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी है। अगर इसमें हम बात करें, इसी को हम इधर भी देखें, हमारे पास ये हो सकता है, इसको हम n2 भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो रेंज है वो b के इक्वल नहीं है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें रेंज रिपीट हो भी रही हो कोई इश्यू नहीं है, जैसे इधर 5 5 2 बार आया हुआ, लेकिन इधर रेंज रिपीट ना हो रही हो तो ये हमारे पास, इसलिए हम इसको 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है अर्न टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। फंक्शन अगर वो होगा तो फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी टाइप में आता है। एक ऐसा फंक्शन f फ्रॉम a टू b होगा अगर उसकी रेंज जो है वो b के इक्वल आ जाती है, तो ऐसे फंक्शन को हम अर्न टू और सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मैं पहले भी आपके साथ रिपीट कर चुका हूं कि फंक्शन के टाइम हम डोमेन को देखते हैं लेकिन टाइप्स के टाइम हम रेंज को देखते हैं। इसमें क्या है, अगर रेंज b के इक्वल आ जाती है तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, अर्न टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसकी अगर मैं रेंज लिखता हूं, क्या आती है हमारे पास, ए बी, ये हमारे पास रेंज है। अब पहले तो वही बात, ये फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3, वो
सेट ए के इक्वल ही है और रिपीट भी नहीं हो रही, लिहाजा ये फंक्शन तो है। कौन सा है? इसकी जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल आ रही है, तो ये हमारे पास ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। लास्ट इसकी जो टाइप है वन वन, वन वन कहते हैं। हमारे पास क्या है? एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन से मुराद क्या है? एक का एक के साथ रिलेशन। हमारे पास इसमें अब वो कैसे? अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be bijective function if it is both वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन और ऑन टू फंक्शन, इसमें अगर हम देखें हमारे पास क्या है? एक का एक के साथ रिलेशन, वन का सी के साथ, टू का ए के साथ, थ्री का बी के साथ है। वन सी टू ए थ्री बी हमारे पास है। एक ये हमारे पास है, एक का एक के साथ रिलेशन आ गया। और दूसरी हमारे पास क्या है? वन वन ऑन टू। ऑन टू में अभी हमने कहा है जो फंक्शन दिया गया है उसकी रेंज भी बी के बराबर होनी चाहिए। अगर इस फंक्शन की मैं रेंज देखूं ए बी सी, वो बी के इक्वल आ रही है, तो ये हमारे पास दोनों शर्तों पर पूरा उतर रहा है, वन वन पे भी, ऑन टू फंक्शन पे भी। तो इस किस्म के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास जैसे इधर देखें, इधर वन वन नहीं है, ये हमारे पास रेंज तो बी के इक्वल है लेकिन ये वन वन नहीं है। टू का रिलेशन भी बी के साथ है, थ्री का भी बी के साथ है, इसलिए हम इसको वन वन तो नहीं कह रहे, इसको हम ऑन टू कहते हैं। अब इधर अगर हम देखें हमारे पास क्या है? वन वन। अब वन इसका आमने सामने ही उसका अगर रिलेशन है, ये है। अब एक का एक के साथ और दूसरा इसकी रेंज जो है वो भी क्या है? बी के इक्वल ही आ रही है। इसको अगर मैं फंक्शन बनाकर लिखूं तो हमारे पास ये क्या लिखा जाता है? वन ए टू बी थ्री सी। तो इसकी रेंज अगर देखें ए बी सी आती है जो कि बी के इक्वल ही आ रही है और एक का एक के साथ ही ताल्लुक है, तो इसको हम वन वन एंड ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उम्मीद काफी है आपको ये तमाम डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो इन डेफिनेशंस अगर समझ आ गया है तो उससे आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन इंतहाई आसान और इंतहाई मुख्तसर है। अगर आपने इससे पहले डेफिनेशन नहीं देखी तो आप उनको जरूर देख लीजिए, ये फिर आसानी होगी। फॉर ए 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए का ए के साथ रिलेशन मालूम करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, हर रिलेशन की डोमेन और रेंज भी मालूम करें। इसको कुछ मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी कर दिया है हल। रिलेशन, बाइनरी रिलेशन अगर हमने कोई भी मालूम करना है उसके लिए हमें पता है पहले हमें उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। रिलेशन ए का ए के साथ रिलेशन है तो ए 1 2 3 4 है, तो ए क्रॉस ए हमने लिखा 1 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ सकते, ये क्रॉस ही पढ़ा जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट है 1 1 1 2 1 3 1 4 करके लिखा, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। अब इसमें उसने चार रिलेशन दिए हैं, उसने कहा है कि इन्हीं को लिखो। इसको लिखने के बाद इनकी डोमेन भी मालूम करो, रेंज भी मालूम करो। पहला जो रिलेशन है इसमें उसने कंडीशन लगाई है, सिर्फ इसमें से ये सारे बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। इनमें से हमने वो पेयर चुनना है जिसमें x और y आपस में इक्वल हो। अगर इसमें देखें हमारे पास क्या आ रहा है? 1 1 2 2 3 3 4 4। ये इस रिलेशन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ वो
पेयर रखने थे जिसमें x और y इक्वल हों। इनके अलावा इनमें कोई भी पेयर कितने थे, 1 2 3 4 16 समझ लें, उनमें से सिर्फ ये 1 2 3 4 पेयर ऐसे हैं जिनमें x और y इक्वल है। तो इसकी डोमेन 1 की क्या आ सकती है, डोमेन मैं पहले ही बता चुका हूं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनके पहले एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी की रेंज, इसी पेयर के दूसरे एलिमेंट वो भी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ये डोमेन भी मालूम हो गई, रेंज भी उम्मीद काफी है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसमें उसने कहा है इन सब ऑर्डर्ड पेयर में से हमने सिर्फ और सिर्फ उनको सेलेक्ट करना है जिनमें इन दो का सम हमारे पास x और y का 5 आए। अब हमारे पास क्या है, इसको अगर देखें, इसका सम 5 नहीं आता, इसका नहीं आता, इसका नहीं आता, 1 और 4, इन दोनों को अगर हम ऐड करें हमारे पास क्या आता है, सम 5 आता है, 1 और 4 का। दूसरा हमारे पास क्या है, 2 और 3 ऐसा है जिसका सम 5 आता है। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, 3 और 2 और 4 और 1। ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सम हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आता है। 1 और 4 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5, ये हमारे पास है। अब इसी तरीके से इनकी भी हम डोमेन लिखते हैं। डोमेन क्या होती है, पहले एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। रेंज क्या है हमारे पास, वो 4 3 2 1 1 2 3 4 है हमारे पास। ये इसकी डोमेन और रेंज भी आ गई। इसमें अगर तीसरे में हम देखें गौर से, इसमें उसने हमें ये कहा है कि हम उस पेयर में से सिर्फ और सिर्फ वो चुनेंगे जिन दो का सम 5 से लेस आना चाहिए, x और y का सम 5 से लेस हो। इसमें थोड़े से शायद ज्यादा हो जाएंगे, 1 और 1 का सम उससे लेस है, 1 1 1 2 1 3, ये हमारे पास है। इनका सम अगर देखें 1 और 1, हमारे पास क्या होता है, 2 1 और 2 3, 1 और 3 4 होता है। ये 5 के इक्वल आ रहा है, लेकिन उसने कहा लेस आना चाहिए, फिर 2 1 2 2 2 1 2 2, ये उसके बाद हमारे पास ये बढ़ता है, इक्वल आ जाता है, ये बढ़ता है, ये 3 1 जस्ट, ये आ गया। ये हमारे पास है। उसके बाद जितने भी हैं उन ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो सम 5 के से ग्रेटर या 5 के इक्वल आ रहा है। इधर उसने कहा है 5 से कम आना चाहिए उनका मजमुआ। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, 1 2 3, 1 2 3। रेंज इसकी क्या है, दूसरे एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3, ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। डोमेन क्या होता है, फिर रिपीट करो, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, दूसरे एलिमेंट उसकी रेंज कहलाते हैं। अगर रिपीट हो रहे हो हम उनको बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का, एक्स वाई वो पेयर लेना है जिसमें उनका सम हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्यादा है 5 से। इन सब में देखें, ये सारे, ये 5 के बराबर है, ये छोटे, ये इस जगह पे ज्यादा, ये 2 और 4 एक आएगा, ये बढ़ता है। उसके बाद हमारे पास 3 और 3, ये भी ज्यादा हो रहा है। उसके बाद 3 और 4, फिर हम क्या लिखेंगे, 4 1 इक्वल आता है 4 2 4 3 4 4,
4 2 4 3 4 4, ये हमारे पास आ गए। इन सब को अगर गौर से देखें, जितने इसमें लिखे हैं इन सब में ऑर्डर्ड पेयर का सम 5 से ग्रेटर है हमारे पास। अब इसी की डोमेन और इसी की रेंज लिखते हैं। डोमेन क्या है? पहले एलिमेंट, पहले एलिमेंट क्या है? 2 3 4, 2 3 4। रेंज क्या है इसी की? चौथे इसकी 4 3 4 2 3, 2 3 4 ही आ रही है, 2 3 4। ये इसके साथ पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है। उम्मीद काफी ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें इसने ये 4 डायग्राम्स दी हुई है और इसमें वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स फंक्शंस एंड विच टाइप, कि इनमें से दी गई जो डायग्राम्स हैं वो फंक्शन अगर हैं तो कौन सी टाइप है। हम इन डायग्राम्स को अगर रिलेशन की सूरत में रख लें तो हमारे पास आसानी होगी। ये 1A 1B 2C 3D इस तरह लिखा। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो डायग्राम है ये पहले फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन होगी तो हम आगे चलेंगे कि ये कौन सी टाइप है। फंक्शन के लिए डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि जो रिलेशन दिया गया हो उसकी जो डोमेन है वो पहले सेट से ताल्लुक रखती हो। इसकी डोमेन आती क्या है? इस पेयर के पहले रुकन 1 2 3, ये डोमेन क्या होनी चाहिए? पहले सेट के बराबर होने चाहिए। पहला ये सेट है और ये भी 1 2 3 आ रहा है, ये उसके इक्वल है। लेकिन दूसरी जो शर्त थी वो उसमें कहा गया था कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना आए। इसमें देखें, इधर 1 है, इधर भी 1 आ गया है, ये सेम आ गया है। इस रिलेशन से डायरेक्ट भी देखते हैं एक का 2 के साथ ताल्लुक है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, जस्ट रिलेशन। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसके दूसरी शर्त पर ये पूरा नहीं हो रहा। सेकंड, इसमें अगर हम लिखें हमारे पास क्या आ जाता है? A1 B3 C5। अब पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की वही डेफिनेशन कि डोमेन जो है वो पहले सेट के बराबर हो। डोमेन इसकी क्या आ रही है? ABC। पहले तो ABC वो पहले सेट के इक्वल ही आ रही है। दूसरी शर्त ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर बने उसके पहले एलिमेंट सेम ना हो। इधर A है, इधर B है, इधर C है, सेम भी नहीं है। अब ये पहली शर्त पूरी है, दोनों शर्तें पूरी हैं, मीन ये फंक्शन तो है। अगर ये फंक्शन है तो उसने पूछा था कौन सी टाइप का है। इसके लिए हमने क्या करना है? हमने ये देखना है कि कौन सी हमने जो डेफिनेशन जो उसमें पढ़ी थी, इसमें अगर देखें टाइप के लिए हम रेंज को देखते हैं। इसकी जो रेंज आ रही है, रेंज हमारे पास क्या है? 1 3 5, 1 3 5 ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट रेंज कह रहे। रेंज जो है वो सेट दूसरे से ताल्लुक रखती है और उसके इक्वल है, उससे कम नहीं है, उसकी सबसेट। तो हमारे पास ये क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। आखिरी जो डेफिनेशन पढ़ी थी ये वही है, बाइजेक्टिव फंक्शन। एक का एक के साथ ताल्लुक, 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों शर्तें मकसद पूरी हो रही है। एक का एक के साथ ही ताल्लुक है और दूसरा रेंज बी के इक्वल, दूसरे सेट के इक्वल आ रही है। लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन
कौन सा है, बाइजेक्टिव। इधर भी अगर हम देखें सेम टू सेम है, इसको मैं नहीं इस तरह लिख रहा, ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है भी सही फंक्शन, बाइजेक्टिव है। अब हमारे पास फोर्थ पे हम आते हैं, वो हमारे पास क्या वो फंक्शन है, हमारे पास इसको अगर हम लिखते हैं एल एक्स एम वाई एन जेड, ये हमने लिखा, इसमें डोमेन जो है वो क्या है, एल एम एन। ये जो डोमेन है वो पहले सेट के इक्वल आ रही है, एक शर्त फंक्शन की पूरी हो रही है। अब हम दूसरी शर्त को देखते हैं। दूसरी शर्त तो उसकी ये कहती है फंक्शन की कि पहले एलिमेंट रिपीट ना हो, सेम ना हो। एल एम एन सेम भी नहीं है, मुराद ये फंक्शन तो है, किस टाइप का है, इसमें अगर देखें इसकी रेंज लिखें वो क्या है, एक्स और जेड। रेंज जो है, रेंज का ताल्लुक दूसरे सेट से है और रेंज दूसरे सेट के बराबर नहीं है, बल्कि उसकी सबसेट है। एक ऐसा एलिमेंट इधर है जो ऑर्डर्ड पेयर में शामिल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फंक्शन भी है और एंड टू फंक्शन है। उम्मीद काफी है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उसने g ऑफ x की वैल्यू दी गई है 3x + 2 और h ऑफ x x² + 1 उसने दिया हुआ है। उसने हमें ये दिए हैं कि इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। हमारे पास करते हैं, ये इंतहाई आसान है। g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2, x की जगह पे 0 पुट करना है। g ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 × 0 + 2, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 + 2, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। और ये हमारे पास जो है किस किस्म की है, वेरिएबल की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन टाइप है। और उसको अगर देखें वेरिएबल की पावर 2, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। g ऑफ -3 की वैल्यू मालूम करनी है। g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2, तो g ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 × -3 + 2। x की जगह पे अब हमने -3 पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाता है -9 + 2 इज इक्वल टू -7। इंतहाई आसान है। अब हमारे पास g ऑफ 2/3 मीन जहां पर g ऑफ x में x है उसकी जगह पे 2/3 पुट करना है। g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2, g ऑफ 2/3 is equal to 3 × 2/3 + 2, 3 1s are 3, 3 1s are 3 is equal to 2 + 2, g of 2/3 is equal to 4। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है 3, वो h की इक्वेशन को यूज करते हुए हमने हल करने हैं। h ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x² + 1, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है +1 इज इक्वल टू 2। उम्मीद काफी है ये समझ आ रहे होंगे, इंतहाई आसान है। h ऑफ -4 उसमें पुट करना है, h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, h ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ -4, अब -4 का स्क्वायर +1, h ऑफ -4 इज इक्वल टू, -4 है, पावर हमारे पास 2 है जो कि इवन है, माइनस खत्म 16 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, h ऑफ -1/2 हमारे पास क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1 इज इक्वल टू h ऑफ -1/2 -1/2 का स्क्वायर +1,
पावर इवन है, 2 है, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, हमारे पास एलसीएम 4 आता है, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4। उम्मीद काफी है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है इस एक्सरसाइज का। इसमें उसने दिया है गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constant numbers, if f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14 then find a and b। इंतहाई आसान है, हम इसको करते हैं। हमारे पास f of x क्या है, f of x is equal to ax plus b plus 1। अब पहले एक मरतबा x की जगह पे 3 पुट करेंगे, एक मरतबा x की जगह पे 6 पुट करेंगे। पहले 3 f of 3 is equal to a into 3 plus b plus 1। f of 3 is equal to 3a plus b plus 1। गिवन क्या है हमें इसके लिए, f of 3 is equal to 8, ये दिया गया। f of 3 8 के इक्वल है, मीन ये फिर सारी रकम क्या है 8 के इक्वल है। 3a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। हम इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 माइनस 1, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास पहली इक्वेशन भी बन जाती है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। उसके बाद हमारे पास दोबारा यही f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 है। अब हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। f ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। तो f ऑफ 6 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1 हमारे पास आ गया है। अब f ऑफ 6 क्या था, 14 के इक्वल है। गिवन जो दिया गया है f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। f ऑफ 6 का क्या आंसर आया है, 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब इनमें से हमने a और b फाइंड आउट करने हैं। अगर इसमें देखें दोनों नामालूम चीजें हैं, a भी b भी, हम पहले किसी एक को खत्म करते हैं। अगर हम देखें इधर b प्लस का है, इधर भी b प्लस का है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो b खत्म हो जाएगा, हम a फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं इसको इधर लिख देता हूं। हमारे पास क्या है, दूसरी, पहली और दूसरी को अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज, ये b के साथ कैंसल। हमारे पास क्या आ जाता है, 6a में से 3a गया, 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/3, 3 1 3, 3 2 6, a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब यही a की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करें या दूसरी में पुट करें, हम b फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं पहली में पुट कर देता हूं, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। ये आपकी मर्जी है, आप जिस भी इक्वेशन में इसको पुट करें कर सकते हैं। इसमें मैं पुट कर रहा हूं 1 में, 3 into 2 प्लस b इज इक्वल टू 7। इस जगह पे क्या है, 7 है, 3 2 6, 6 प्लस b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, b इज इक्वल टू 1। ये a की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है और b की भी वैल्यू आ गई है। ये पांचवा क्वेश्चन भी हमारा जो है ये बिल्कुल चौथे की तरह सेम है। g ऑफ x की वैल्यू दी गई है, इसमें a और b उसने कहा कांस्टेंट है, और उसके साथ उसने g ऑफ -1 और g ऑफ 2 की भी वैल्यू दी हुई है और कहा है a और b फाइंड आउट करें। g ऑफ x इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी प्लस 5, जी ऑफ -1, जी ऑफ -1 एक्स की जगह पे ए इंटू -1 प्लस बी प्लस 5, जी ऑफ -1 इज इक्वल टू -a प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ -1 हमें गिवन में क्या है, जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेकर जाते हैं, या इन दोनों को उधर लेकर जाते हैं। 5 इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो जाता है हमारे पास, ये पहले इक्वेशन है। दूसरा क्या दिया गया है, दोबारा g ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ये लिखा। g ऑफ 2 अब हमने पुट करना है, a इंटू 2 प्लस बी प्लस 5, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 5। गिवन हमारे पास क्या है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, g ऑफ 2 हमारे पास 10 के इक्वल है। g ऑफ 2 की क्या वैल्यू आई हुई है, 2a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इनमें से अब हमने a और b फाइंड आउट करना है। इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करते हैं, पहले इन दो में से एक वेरिएबल को खत्म करते हैं। अगर देखें b हमारे पास आसानी से खत्म हो रहा है, इधर b नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है, अगर साइन मुख्तलिफ हो तो फिर हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फिर इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करते हैं, इसमें देखें क्या आता है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। हम इनको ऐड कर रहे हैं, ये खत्म, 3a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 ओवर 3, ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई। यही a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पहली में पुट करें या दूसरी में वो आपकी मत। इसमें मैं इस वजह से नहीं पुट कर रहा, b नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है, मुझे ज्यादा आसानी हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाता है, पुट a इज इक्वल टू 10 ओवर 3 इन इक्वेशन 2। आपकी मर्जी, आप पहली में पुट करें या दूसरी में पुट करें। हमारे पास फिर ये क्या बन जाती है दूसरी इक्वेशन, ये है 2 and 2 10 ओवर 3 प्लस b इज इक्वल टू 5, 10 2s are 20 ओवर 3 प्लस b इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास b को अकेला करना है, ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5 माइनस 20 ओवर 3, b इज इक्वल टू 3, एलसीएम हमने लिखा। अब हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 3 5 15 माइनस 20, b इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 3। इस तरीके के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1। अब उसने क्या दिया हुआ, f ऑफ x 32 के इक्वल भी दिया हुआ है, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 32, तो फिर 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 32, 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 1, 5x इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31 ओवर 5, 5 1 जा 5 5, ये सॉरी कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 31 ओवर 5। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें भी उसने दिया हुआ है f ऑफ x
इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें ए और बी वेरिएबल थे, इसमें सी और डी है। उसने कहा है कि ये कांस्टेंट नंबर हैं, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -2 अगर ये हो तो सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब हम x की जगह पे पहले 1 पुट करते हैं। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी प्लस डी। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, वही चीज आती है। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी प्लस डी और उसके साथ उसने एफ ऑफ 1 क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, सी प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरा हमारे पास फिर वही रिलेशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये हमारे पास है। इसको अब हमने कैसे हल करना है, क्या पुट करना है, एफ ऑफ -2, एक्स की जगह पे -2 पुट करते हैं, सी इंटू -2 का स्क्वायर प्लस डी। अब एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू पावर इवन है, अंदर माइनस है, खत्म हो जाएगा माइनस, 2 की पावर 2, 2 2 4, 4c प्लस डी। अब गिवन क्या है, इस जगह पे हमें एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ गया। ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें अब हमने c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन पहले किसी ना किसी को खत्म करेंगे क्योंकि दोनों नामालूम चीजें एट ए टाइम मालूम नहीं हो सकती। तो फिर हम इसमें देखते हैं d को, इधर d का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है और दोनों प्लस के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली इक्वेशन हमारे पास ये 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 और इसमें क्या है c प्लस डी, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते हैं, ये खत्म, 4 में से 1 गया, 3c इज इक्वल टू इधर से 4, c इज इक्वल टू 4/3। अब c की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू हम 1 में पुट करें या 2 में पुट करें हमारी मर्जी है। मैं 1 में पुट कर देता हूं c की वैल्यू, पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। जब इधर मैं पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, c की जगह पे 4/3 पुट करना है, 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6 हमारे पास है, इधर से ये लिखा। अब d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 3 LCM। तो 6 के नीचे 1 है, 1 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं 3 आंसर आता है, 3 को फिर 6 से 18, माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 को 4 से तो 4। d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 14/3। उम्मीद काफी है आप शुरू से ये एक्सरसाइज देख रहे होंगे। अगर ये आपको एक्सरसाइज समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।